Hello guys, I am Advocate Vanita. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am coming back with another important topic that is relating to complaints. Complaint के जो interpretation है उसके बारे में हम आज के इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्लास थी वो हमारा सेम टॉपिक पर ही थी, बट उसमें मैंने आपको सिर्फ बेयर प्रोविजन समझाए थे, और आज की क्लास में इसके अलावा कुछ इंटरप्रिटेशन है जो वेरियस जजमेंट के थ्रू जो निकल के आई है, हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या कुछ इंक्लूड होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। जब हमने सेक्शन 200 पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट के पास कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेके आता है और वो उसकी जो है ओथ पर विटनेस भी होते हैं और उसकी जो कंप्लेंट जो है साइन भी होती है उसके द्वारा, और पब्लिक सर्वेंट है, मजिस्ट्रेट है, तो उस मामले में कंप्लेंट जो आएगी उसमें जो ओथ पर उनके जो स्टेटमेंट वगैरह नहीं ली जाएगी और ना ही उसका एग्जामिनेशन वगैरह किया जाएगा। जब 201 में हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो उसको क्या करेगा, प्रॉपर कोर्ट के पास ट्रांसफर कर देगा, रेफर कर देगा, रिटर्न कर देगा उस केस को। अगर वो राइटिंग में है तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा विद एंडोर्समेंट। अगर वो राइटिंग में नहीं है बट ऑरली दिया गया था तो वो उसे कहेगा व्यक्ति को कि जाइए आप, प्रॉपर कोर्ट आपकी वहां है और आप वहां जाइए। पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस, अब इसमें यह कि ठीक है एग्जामिनेशन भी हो गया, अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। किस चीज का, इश्यू ऑफ प्रोसेस, यानी कि समनिंग वगैरह नहीं करेगा। किस ग्राउंड पे, पहला ग्राउंड तो ये कि अगर मान लीजिए जो एक्यूज है वो आउटसाइड जुरिडिक्शन से है तो उस मामले में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा खुद, या पुलिस को या किसी और व्यक्ति को कहेगा कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन अगर कोई मैटर जो है उसमें मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है और या उसके अंदर जो है ओथ पहले से एग्जामिनेशन जो है ओथ पर हो चुका है, तो उस मामले में वो ऐसी कुछ इंक्वायरी नहीं करेगा। और इसका प्रोवाइजो आगे सेकंड क्लॉज का कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मजिस्ट्रेट अगर उसके पास कंप्लेंट आई है और उसमें पता चलता है कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो उस मामले में वो कंप्लेनेंट को बुलाएगा और उसे कहेगा तो अपने सारे एविडेंसेस ला और उनको एग्जामिन करेगा ओथ पर। और कह रहा है कि इसमें थर्ड क्लॉज ये बात कहता है कि जो भी फर्स्ट क्लॉज के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा या कोई और व्यक्ति को हम नियुक्त करते हैं तो उसमें सारी पावर होती है उस व्यक्ति के पास, बट कौन सी पावर नहीं होगी, उसमें अरेस्ट विदाउट वारंट वाली पावर नहीं होगी। 203 बात करता है कि डिसमिसल हो जाएगा कंप्लेंट, किस सेंस में, जब ये लगता है कि जो कंप्लेनेंट और विटनेस है उनका जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कोई किसी प्रकार का सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग नहीं है तो वो उसमें डिसमिस भी कर सकता है। तो ये सब कुछ हमने किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो आपसे डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वेदर अक्यूज्ड कैन अपीयर एंड कैन बी हार्ड एट द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग 200 से 202 की जो प्रोसीडिंग है, क्या उसमें अक्यूज्ड को भी अलाउ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन लिख रही हूं मैं यहां, वेदर accused can appear, कि क्या accused आके कह सकता है जी ये जो आरोप लग रहे हैं ये झूठे हैं, मैं ऐसे कोई बात हुई नहीं है। and can be hard at stage of proceeding under section 20 से लेके 200 से लेके 202 तक। कि मान लीजिए कि कोई आरोप लग गई, कंप्लेंट आ गई है, कि उसको पता चल गया, उसको अभी तक नोटिस नहीं गया है, इश्यू ऑफ प्रोसेस तो हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ कंप्लेंट वगैरह कर दी गई है तो मुझे पहले ही अपना बचाव उसमें कर लेना चाहिए। तो क्या एक्यूज को ये राइट है कि वो पहले ही उसको मौका दिया जाएगा। तो ये बात एक केस में कही गई थी, केस का नाम इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, दोनों सेंस में है कि अगर आपको केस का नाम रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको हमें ये सारे जो है फैक्ट्स ही समझने। केस का नाम है राकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये एक केस है। इस केस में ये बात कही गई थी कि जो भी एक्यूज होगा उसको कोई भी राइट नहीं है बिफोर इशूइंग प्रोसेस। तो क्या आंसर निकल के आया इसका, द एक्यूज्ड हैज नो राइट, द एक्यूज्ड हैज नो राइट
टू बी हार्ड, सुनने का उसे कोई अधिकार नहीं है, टिल देन, टिल नहीं अनटिल, जब तक कि द इश्यू ऑफ प्रोसेस, द इश्यू ऑफ प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है, अनटिल द इश्यू ऑफ प्रोसेस, जब तक इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं होगा उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि उसको वहां सुना जाए। 2001 का ये केस है, इसको आप माइंड में रख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट केस। आप साथ के साथ इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं, तो आप इसके साथ साथ नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपको माइंड में याद भी रह जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट सेड दैट वेदर या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी ऑफ समनिंग अक्यूज्ड, ऑफ समनिंग अक्यूज्ड, जब अक्यूज को आप सम्मन करोगे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या जरूरत होगी कि जिसके आधार पर आप सम्मनिंग कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 202 का हम क्लोज पढ़ चुके हैं। पहला, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है या इंक्वायरी करवाता है और उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है, सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग का मतलब है कि इतने ग्राउंड काफी हैं कि हम केस को आगे लेके जा सकते हैं। सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के ग्राउंड देखने हमें, हमें अभी तक एविडेंस नहीं लिया हमने इसमें, हमें ये ग्राउंड नहीं देखना कि सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कन्विक्शन, की उचित ग्राउंड दिए हुए हैं क्या, किसके लिए, कन्विक्ट करने के लिए, सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कन्विक्शन। तो कन्विक्शन के ग्राउंड हमें नहीं देखने, हमें ये नहीं देखना कि एक्यूज के खिलाफ कितने विटनेस आए हैं, कितने एविडेंस आए, हमें ये देखना है कि क्या जो तराजू है, पलड़ा है, उसमें इतने सोर्सेज हैं हमारे पास कि हम जो है उसको केस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, केस को आगे चला सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतनी ही चीज नोट करनी है, हमें इतना कुछ नहीं देखना कि क्या उस ग्राउंड के आधार पर या उस डॉक्यूमेंट के आधार पर एक्यूज को पनिशमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म जो डिस्कस करें यहां कि क्या सेकंड कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती है, वेदर सेकंड कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर सेकंड कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या सेकंड कंप्लेंट फाइल हो सकती है, वेदर second complaint can be filed। जो सेकंड कंप्लेंट अगर मान लीजिए हम करते हैं उन्हीं सेम फैक्ट्स पर, उन्हीं सेम तथ्यों पर, तो क्या उसको फाइल किया जा सकता है। जहां पर देखिए दो ग्राउंड है इसके लिए, पहले तो सेम फैक्ट्स और ऑलरेडी डिसाइडेड, जो फर्स्ट कंप्लेंट है वो ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन मेरिट है, फर्स्ट जो है ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन मेरिट है, कि पहले एक कंप्लेंट दी थी उसको मेरिट पे डिसाइड नहीं किया गया था, या तो केस विड्रॉ हो गया था या सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन अब उन्हीं फैक्ट के आधार पर कुछ और एविडेंसेस ऐड हो चुके हैं, तो क्या हो सकता है, सेकंड कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, सेकंड कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। बट अगर मान लीजिए पहले आपने केस चलाया, कोर्ट में केस चला, उस टाइम में दोनों पक्षों की अच्छे से सुनवाई भी हुई और उसके बाद केस का फाइनल डिसीजन आ गया, फाइनल डिस्पोज हो गया, अपील में आप नहीं गए, उस ग्राउंड पर आप जाते हो दोबारा से किसी व्यक्ति को हैरास करने के लिए, तो उस मामले में आपको छूट नहीं मिलेगी कि आप सेकंड कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, तो यह है नॉट अलाउड। इसके लिए एक लैंडमार्क केस है उदय शंकर अवस्थी, उदय शंकर है नॉर्मली नाम इसका इंपॉर्टेंट, जो कई बार आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा। केस का नाम है, आप कोशिश कीजिए कैपिटल लेटर में लिखने का, उदय शंकर
वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। ये जो केस है स्टेट ऑफ यूपी का है, 2013 का ये जजमेंट है। इसमें बात कही गई थी कि जहां पर अर्लियर कंप्लेंट जो है, अर्लियर कंप्लेंट इफ decided on merit, if decided on merit, merits, the second complaint cannot be filed, the second complaint cannot be filed। तो उस मामले में आप सेकंड कंप्लेंट जो है फाइल नहीं कर सकते, ये बात इसमें कही गई थी। तो अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या जो इंक्वायरी है वो कंपलसरी है। वेदर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202, वेदर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 इज मैंडेटरी, क्योंकि उसमें शेल वर्ड आया है। देखिए जो शेल वर्ड है वो उसके लिए है, दूसरी जगह तो कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं, मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं जी इस पर तो हम आगे का प्रोसीड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन शेल उसके लिए है जब एक्यूज जो होगा, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है। तो उस मामले में क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट है वो कहेगा कि इसमें इंक्वायरी जरूरी है और इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, या फिर जो है इन्वेस्टिगेशन किसी भी व्यक्ति से करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि अभी सिर्फ क्या हुआ है, स्टेटमेंट हुई है सिर्फ रिकॉर्ड, वेदर the accused can be summoned, whether the accused can be summoned, कि क्या accused को सम्मन किया जा सकता है on the sole basis of complaint, sole basis of complaint है या स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट ली गई थी, कहां पर ली गई थी स्टेटमेंट? अंडर सेक्शन 200 में। तो इसका आंसर आएगा यस। इफ द कोर्ट prima facie considered that there are sufficient ground to proceed, sufficient ground for proceeding, it can be issued, the summons can be issued, the summons can be issued, जो सम्मन है वो इश्यू किए जा सकते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है सेक्शन 202 में मंगवा सकती है? क्या कोई ऐसी पावर है? देखिए कोर्ट के पास क्या है, वाइड पावर है। क्वेश्चन लिख देते हैं हम, वेदर the court has power, whether the court has power to summon any document, at the stage of inquiry, अंडर सेक्शन 202। क्या मजिस्ट्रेट जो है 202 के तहत किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है? डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए सेक्शन 91 जो है एक्सरसाइज होता है। यस, बिकॉज द कोर्ट हैज वाइड पावर,
The court has wide power in the interest of justice. In the interest of justice. अगर न्याय करना है उसके लिए कोर्ट के पास क्या है? वाइड पावर दी गई है. ये क्वेश्चन हो गया हमारा. एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के और हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, whether the court has power to summon, whether the court has power to summon whether the court has power to summon any witness or person during inquiry अंडर सेक्शन 202. क्या 202 में कोर्ट जो बुला सकती है? देखिए सेक्शन 311 बात करता है कि कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को 3 स्टेजेस पे बुला सकती है. 3 स्टेजेस कौन सी? इंक्वायरी 3 चीजों के लिए बुला सकती है. ट्रायल के टाइम पर या कोई और अदर प्रोसीडिंग है. अदर प्रोसीडिंग मतलब कोई बेल की प्रोसीडिंग है या कोई और अदर प्रोसीडिंग है. उस मामले में कोर्ट जो है सेक्शन 313 के अंदर उसको क्या है? वाइड पावर दी गई है. तो कोर्ट जो है किसी को भी बुला सकती है कि आइए जी आपकी गवाहियां होगी और आपके बिना जो है फर्दर जो प्रोसीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. वेदर कोर्ट कैन ऑर्डर सर्च एंड सीजर. क्या कोर्ट सर्च एंड सीजर को ऑर्डर कर सकती है? कौन सी स्टेज पर? अंडर सेक्शन 202 में. तो आंसर इज यस. कोर्ट जो है किसी को भी ऑर्डर कर सकती है. एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहां पर कि वेदर the complainant and witnesses whether the examination of complainant and witnesses आएगा. whether the examination of complainant and witness whether the examination of complainant and witnesses in the matter exclusively triable by court of session vitiate the trial. क्या ये ट्रायल को वॉइड डिक्लेयर कर देगा, विशिएट कर देगा? आंसर इज नो. इसलिए क्योंकि अगर ठीक है उस टाइम में उनको एग्जामिन नहीं किया गया तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाकर भी तो एग्जामिन हो सकता है उसका. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नो. ये बात किस केस में कही गई थी? केस का नाम है रोजी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस केस में यह बात कही गई थी कि ठीक है स्टार्टिंग में आपने एविडेंस नहीं दिए, उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, बट लेटर स्टेज पर आप जो उसका एग्जामिनेशन करवा सकते हो. इट इज ए क्योरेबल इरेगुलरिटी. इट इज ए क्योरेबल यानी कि इसे क्योर किया जा सकता है. इट इज ए क्योरेबल इरेगुलरिटी.
ठीक है, डज नॉट विशिएट द ट्रायल, इसे ट्रायल विशिएट नहीं होगा, ये बात इसमें कही गई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दिस पेज इज अवर। चलो ये पेज जो मैं आपको पीडीएफ में बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें जाके वो है डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। ये पेज हमारा फिल हो चुका है। वेदर द डोमेन ऑफ section 156 clause 3 and 202 CRPC is same, क्या ये दोनों सिस्टम सेम है? देखिए सेक्शन 156(3) में क्या है, पुलिस के पावर है इन्वेस्टिगेट करने की। पुलिस को ऑर्डर करेगी, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप जो इन्वेस्टिगेट करिए मैटर, तो वो कोर्ट ऑर्डर करेगा। लेकिन जब आप क्या करते हो, 202 की पावर में जाते हो मजिस्ट्रेट के पास, तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। अदरवाइज मजिस्ट्रेट के लिए कंपलसरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट इसको ऑर्डर करेगा। ये बात कही गई थी डी लक्ष्मी नारायण रेड्डी, छोटे अक्षरों में लिख देती हूं मैं, रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस वी नारायणा रेड्डी एंड अदर्स, वी नारायणा रेड्डी एंड अदर्स। केस है ये 1976 का। द केस इज ऑफ 1976। इसमें ये बात कही गई थी कि डोमेन ऑफ सेक्शन 156 क्लॉज 3 एंड 202 इज एंटायरली डिफरेंट, पूरी तरह से ये डिफरेंट है, इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग फिर हम दोनों का ना डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि दोनों का क्या डिफरेंस है, किस चीज का, 156(3) का और 203 का। इनका मैं डिफरेंस भी आपसे शेयर कर देती हूं जो आपको कोई इश्यू ना आए। सबसे पहले तो हम एक लाइन खींचते हैं, देखिए टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सेक्शन 156 का क्लोज 3 और यहाँ लिखते हैं हम सेक्शन 202। ये क्या है, प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, प्री कॉग्निजेंस स्टेज। और ये क्या है, पोस्ट कॉग्निजेंस लिया गया है, उसके बाद ये तो आगे प्रोसेस चल रहा है, तो ये है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। ठीक है, इसमें 156 में क्या कर सकती है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसके पास पावर होती है कि कॉग्निजेबल केसेस में तो इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। इस चीज में ये बात समझने वाली है। इसमें क्या कर सकती है, विद वारंट, कोर्ट के ऑर्डर होंगे तो विद वारंट जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो एफआईआर रहता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है और कंप्लेंट को भी जो है रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों सिमिलरिटी है, दोनों में तो डिफरेंस हम नहीं कह सकते उस चीज को। और पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली, पुलिस कैन
investigate, police can investigate only. इसमें क्या है, magistrate can order, magistrate can order, क्या क्या ऑर्डर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज इंक्वायरी. तो ये तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है तो वो उसे कर सकता है. ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 20 से लेके 200 से लेके 202 तक का. वो क्या पॉइंट है कि क्या मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस के बाद भी इन्वेस्टिगेट ऑर्डर कर सकता है. कर सकता है जी, कर सकता है. हमने समझा है कि वो ऑर्डर कर रहा है 202 में. तो लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं. इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट भी है. ये कह रहा है कि कैन अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस. द आंसर इज यस, क्योंकि 202 के अंदर वो ऑर्डर दे तो रहा है उसको कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करें. तो ये किस केस में कहा गया था, आंसर लिख देती हूँ पहले मैं. इसका आंसर है यस. और ये कहा गया था मोहम्मद यूसुफ वर्सेस श्रीमती अफाक जहां 2006 का ये जजमेंट है. याद रह जाए ईयर तो आप लिख देना, अदरवाइज आप केस का नाम याद रख सकते हो. ये चीज इसमें कही गई थी. ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब हम डिस्कस करते हैं डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बारे में कि ठीक है एक बार मजिस्ट्रेट ने डिसमिस कर दी कंप्लेंट तो क्या हम दोबारा कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते. जब सेक्शन 203 में आप डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का कंसेप्ट पढ़ते हो, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, जब आप डिसमिसल का कंप्लेंट का कंसेप्ट पढ़ते हो तो इसमें क्या है, क्या रेमेडी आपको मिलेगी इसके. अगर आपको डिसमिस कर दी गई कंप्लेंट तो आपको क्या 2 उपाय आप कर सकते हो. पहली रेमेडी तो आपकी ये मिलेगी कि आप क्या कर सकते हो, रिवीजन फाइल कर सकते हो. दूसरी रेमेडी आपको क्या मिलेगी, सेकंड कंप्लेंट. आप सेकंड कंप्लेंट डाल सकते हो. और बात वही आ जाती है कि सेकंड कंप्लेंट तो मान लीजिए उसी ग्राउंड पे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो सेकंड रेमेडी को आप यूज कर सकते हो. दिस इज रिवीजन कहाँ दिया हुआ है आगे भी 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है. 399 कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है रिवीजन की, और 401 सेक्शन जो है सीआरपीसी का वो हाई कोर्ट की बात करता है. तो ऐसा नहीं है कि आप जो है दोबारा से फाइल नहीं कर सकते हो. अगर आप दोबारा से फाइल कर सकते हो तो कोई इशू इसके रिगार्डिंग नहीं है. इसके अलावा एक जजमेंट और है इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ. वो जजमेंट जो है आप इसके साथ लिखेंगे, इस वाले के साथ. तो एक बार मैं दोबारा से इसको करवाती हूँ. ये वाला जो जजमेंट है जो अब मैं करवा रही हूँ ये 2019 का लेटेस्ट जजमेंट है. इस जजमेंट में वीनू भाई का केस है, सभी को माइंड में ही होगा. वीनू भाई केस, मैं सिर्फ यही डाल रही हूँ, वीनू भाई केस 2019 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. इसमें ये बात कही गई थी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मैटर था इसमें, कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो ऑर्डर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 में, इवन पोस्ट कॉग्निजेंस कि अब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है उसके बाद भी चाहे तो ऑर्डर कर सकता है. बट ड्यूरिंग इंक्वायरी हो सकता है, वो ड्यूरिंग इंक्वायरी हो सकता है, बट बिफोर ट्रायल. ऐसा नहीं कि ट्रायल के बाद करवाओगे, बट बिफोर ट्रायल. ये बात इसमें कही गई थी. तो ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. इस बार एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं. तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा सब कुछ.
तो इसके अलावा एक 2019 का एक केस और है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। वो पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, बट ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देती हूँ आपको कि कुछ भी छूटे ना। ये भी 2019 का जजमेंट है, ठीक है। इस जजमेंट का नाम है बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस एडवांस इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। क्या इसमें बात निकल के आई थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट इज accused can be summoned whether the accused can be summoned क्या accused को सम्मन दिया जा सकता है on the sole basis of एविडेंस या स्टेटमेंट, सोल बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। तो इसका आंसर मैं आपको करवा चुकी हूं कि हाँ जी दिया जा सकता है, अगर जज को लगता है कि इसके सफिशिएंट ग्राउंड प्रोमा फेसाई जो है वो बन रहे हैं। सेकंड इश्यू इसमें क्या था कि वेदर कोर्ट कैन सम्मन, वेदर द कोर्ट कैन सम्मन any document at the stage of inquiry, तो क्या कोर्ट जो है सम्मन दे सकती है कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो आंसर इसका हम कर चुके हैं, सेक्शन 91 से गवर्न होगा और आंसर इज यस। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, whether the court has power to summon any witness at the stage of इंक्वायरी। ये भी हम कर चुके हैं, इसका आंसर भी क्या है यस। हमने किया था कि सेक्शन 311 सीआरपीसी में जो कोर्ट है उसके पास वाइड पावर है। तो ये है कुछ मेन कंसेप्ट जो हमें समझना जरूरी था, और नेक्स्ट क्लास में हम इश्यू ऑफ प्रोसेस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मुझे जो पर्सनली कमेंट भी आए हुए हैं कि मैं जो है आपको एविडेंस भी शुरू करवा दूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि साथ के साथ हम एविडेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अच्छे से कर लें जिन पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या है कमेंट जरूर कीजिए, कि क्योंकि कमेंट ऐसी चीज है जिससे क्या है मोटिवेशन मिलता है कि आप जो करवा रहे हो उसमें क्या कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो इस प्रकार से आप कमेंट करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियो और भी फर्दर मिलते रहें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।